हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश क्लासेस। मैं हूं आकाश सिंह। हड़प्पा सिविलाइजेशन के लास्ट वीडियो में हमने ज्योग्राफिकल एक्सटेंट को डिस्कस किया था। हमने देखा था डिफरेंट साइट्स के जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस थे उनमें क्या क्या हमको प्राप्त हुआ है और कहाँ उनकी साइट्स थी और कैसे कैसे जो है उनका एवोल्यूशन आगे हुआ। ओके दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की सोशल लाइफ, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और रिलीजियस लाइफ कैसी थी। पीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर या 3 नंबर में इनके बारे में पूछ लिया जाता है, तो आज कोशिश करेंगे उसको समझने की। जिस किसी ने भी मेरा लास्ट वीडियो या उसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, आप प्लीज़ उसको एक बार विजिट कीजिए। और जो कोई भी चैनल में नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो जब वो वीडियो को देखेंगे तो नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसको प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। सोशल लाइफ देखने से पहले एक बात जो डिस्कस करना चाहूँगा आपसे वो ये है कि क्लास डिवीजन यहाँ पर भी था। जैसे आज की सोसाइटी में हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कास्ट हमारे पास हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी क्लास डिवीजन हुआ करता था। ओके, और इनका क्लास डिवीजन जो है वो बेसिकली डिवाइड हुआ था सिर्फ 2 पार्ट्स में। ओके, ये ध्यान रखेंगे कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, जो कि इनकी सिटी प्लानिंग में मीन्स घर बनाने की प्लानिंग में जो है दिखता था। ओके, सिटी प्लान जो जैसे हुई थी, हाउस जैसे बनाते थे, उसमें अलग ही समझ में आ जाता था कि सिटी प्लानिंग में कि क्लास का डिवीजन वहीं से है। ओके, तो सिटी जो डिवाइड हुई थी वो 2 पार्ट से डिवाइड हुई थी। अपर पार्ट जो होता था उसको बोलते थे सीटाडेल, और जो लोअर पार्ट होता था उसको बोलते थे हाउस ऑफ कॉमनर्स। ओके, सीटाडेल और हाउस ऑफ कॉमनर्स जो है इनकी सिटी प्लानिंग में आप साफ देख सकते हैं कि देखिए जो इनका सीटाडेल जो अपर पार्ट था वो थोड़ा ऊपर हाइटेड में बनाते थे ये लोग घर। ओके, वहां से पता चल जाता था कि ये अपर पार्ट के लोग हैं। और नीचे जो है ये बनाते थे हाउस ऑफ कॉमनर्स, मतलब कॉमन लोगों के हाउसेस, तो ये जो है ये नीचे बनते थे। तो इस फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा कि सिटी डिवीजन जो है वो क्लास डिवीजन के हिसाब से ही हुआ था। जो अपर पार्ट के लोग थे या अपर डिवीजन के लोग थे वो अपर पार्ट में रहते थे और लोअर डिवीजन के लोग लोअर पार्ट में रहते थे। ओके, बस ध्यान रखने वाली बात दोस्तों 2 है, वो ये है कि एक हमने जो सिटी के बारे में या साइट के बारे में डिस्कस किया था चानू धाड़ो। कौन सी थी? चानू धाड़ो। यहाँ पर जो है सिटी डिवीजन जो है ये पाकिस्तान की साइट थी। ओके, पाकिस्तान में ये साइट है चानू धाड़ो। तो यहाँ पर जो है सिटी डिवीजन जो था, यहाँ पर जो सिटी डिवीजन था वो नहीं था, मीन्स नो सिटी डिवीजन। यहाँ के लोगों के पास जो है सिटी डिवीजन या फिर कह सकते हैं कि क्लास का डिवीजन यहाँ पर सिटी डिवीजन के अकॉर्डिंग बेस्ड नहीं था। और दूसरा हमारे पास जो है, दूसरा एक जो हमारे पास इंपॉर्टेंट प्लेस है वो है धौलावीरा। धौलावीरा का नाम आप जानते होंगे, आप अगर लास्ट वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि धौलावीरा की किस लिए फेमस है। लास्ट डिस्कवर सिटी थी, 1967 में डिस्कवर हुई थी। यहाँ पर जो है सिटी डिवीजन जो है वो 3 पार्ट्स में हुआ था। अभी हमने क्या पढ़ा कि सिटी का सीटाडेल और लोअर पार्ट, अपर पार्ट और लोअर पार्ट ओनली 2 डिवीजन है। पर धौलावीरा एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पर जो सिटी डिवीजन है वो 3 पार्ट्स में हुआ था। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे कभी भी डिवीजन के बारे में पूछता है तो आप ये फैक्ट्स लिख सकते हैं, ये बनाकर सिटी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और फिर उसके बाद स्पेशल नोट करके ये लिख सकते हैं कि चानू धाड़ो पाकिस्तान में सिटी डिवीजन जो था वो नहीं था, और धौलावीरा जो प्लेस थी वहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवीजन था। ओके दोस्तों, उसके बाद फिर अब बात करते हैं इनके जो सिटी प्लानिंग आगे बढ़ के। फिर दोस्तों आते हैं सिटी प्लानिंग के बारे में। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कहलाता है। मीन्स ऐसा सिविलाइजेशन था जो कि बहुत अर्बन था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है। आप आगे देखेंगे कि ये रोड सिस्टम, मतलब इनका जो क्या बोलते हैं, रोड्स ये लोग बनाते थे और जो घर ये लोग बनाते थे वो भी बहुत सिस्टमेटिक बनाते थे। ओके, तो इसलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। ओके, उसके अंदर पढ़ते हैं हम ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम मतलब कि गटर या फिर नाली की जो व्यवस्था थी, जो पानी आप पहले ही देख चुके हैं कि धौलावीरा जो प्लेस थी वहाँ पे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम था। बाढ़ तूफान से जो पानी आता था तो वो सिस्टम ऐसा था कि वो ड्रेन के रूप में जो है वो सिटियों में जो है वो भरता नहीं था, वहीं के वहीं नीचे जो है वो स्पिल आउट हो जाता था। तो मोस्ट इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम कहाँ देखने को मिला है? मोहनजोदाड़ो, पाकिस्तान की जो साइड थी। ओके, तो ड्रेनेज सिस्टम सबसे इफेक्टिव कहाँ था? मोहनजोदाड़ो में। वही कालीबंगन जो कि इंडिया राजस्थान की प्लेस है, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। अब यहाँ पर भी कई दोस्तों आज भी देखते हैं ऐसी कई प्लेसेस हैं जहाँ पे कई जगह कई चीज़ें बहुत एडवांस है, वहाँ का डेवलपमेंट जल्दी हो गया है, पर कई चीज़ों का डेवलपमेंट तेजी से नहीं हो पा रहा है। तो सिमिलर वे में वहाँ पर भी था। उसके बाद फिर जो इनके हाउसेस थे, जो लोग घर बनाते थे वो कैसे बनाते थे? बर्न्ड ब्रिक से बनते थे। मैंने कल भी आपको बताया था नेक्स्ट पिछले सेशन में कि जो बर्न्ड ब्रिक्स थे, मोहनजोदाड़ो का जो ग्रेट बात है वो भी किससे बना हुआ है दोस्तों? बर्न्ड ब्रिक से बना हुआ है। तो यहाँ पर स्टोन का यूज जो है वो टोटली एब्सेंट था। ओके, तो हाउस मेड अप ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। उसके बाद मोर देन फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्शन, मतलब कि 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला घर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों? मोहनजोदाड़ो में। ओके, हड़प्पा की सिर्फ मोहनजोदाड़ो साइड थी जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्शन जो है वो देखा गया। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सिटी प्लानिंग में ही आगे जो इनकी इंटरनल रोड्स का पैटर्न होता था, सिटीज की जो इंटरनल रोड्स होती थी वो एक दूसरे को कट करती थी 90 डिग्री पे। आप ये देख पा रहे होंगे, देखिए ये रोड जा रही है, ये रोड जा रही है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही है, और यहाँ पे होते थे इनके हाउसेस। ओके क्लियर दोस्तों, तो ये रोड पैटर्न आप देख रहे हैं ये ग्रिड फॉर्म में है। इसको क्या बोलते हैं? इस फॉर्मेशन को बोलते हैं ग्रिड फॉर्म में। ओके, ग्रिड फॉर्म। तो इनकी जो रोड का पैटर्न होता था दोस्तों वो कैसा होता था? ग्रिड फॉर्मेशन में ये लोग जो है अपनी इंटरनल रोड्स का स्ट्रक्चर सिटी का करते थे। उसके बाद पैटर्न ऑफ द सिटी डिजाइन ऑन चेस बोर्ड।
आप देख रहे होंगे चेसबोर्ड टाइप की पैटर्न बनता जा रहा है। ओके दोस्तों, तो चेसबोर्ड पैटर्न के हिसाब से इनकी जो सिटी जो है वो डिजाइन हुई थी और इनकी इंटरनल रोड्स जो है वो एक दूसरे को कट करती थी 90 डिग्री पे। तो ये फैक्ट दोस्तों याद रखना है। उसके बाद इन ओनली हड़प्पा, जो हड़प्पा साइड थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिर्फ वहीं पर मेन डोर एंट्री हुआ करती थी। ओके, मेन डोर एंट्री मतलब घर के मुख्य द्वार से एंट्री हुआ करती थी। मतलब इसका मतलब बाकी क्या होता था कि मेन डोर से एंट्री नहीं होती थी, मेन डोर से एग्जिट होता होगा, बैक डोर से एंट्री होती होगी। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये कुछ जो भी इनका कॉन्सेप्ट रहा हो, जो भी ये लोग मानते हो, तो उसके हिसाब से ये पता चला है कि ओनली हड़प्पा मेन डोर एंट्री इन द हाउस। ओके दोस्तों, अब देखते हैं हम, ये था इनका सोशल लाइफ हमने देखा कि कैसे इनकी सिटी प्लानिंग थी। ओके, क्लास का डिवीजन कैसे हुआ करता था, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। ओके दोस्तों, अब आते हैं हम इनकी रिलीजियस लाइफ के ऊपर। तो रिलीजियस लाइफ के बारे में इनकी डिस्कस करते हैं, तो हमें इससे जो एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं उनसे ये समझ में आया है कि इनका कोई भी रिलीजन मानने का कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं था। ओके दोस्तों, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब में कोई बटा नहीं था यहाँ पे, इनका जो कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं था रिलीजन का। ओके, ये सारे जो हैं टेम्पल भी नहीं बनाते थे, मीन्स नो टेम्पल फॉर्म। जब अनर्ट किया होगा, जब एक्सकेवेटर्स ने जब फाइंड किया होगा, तो उन्हें कोई टेम्पल भी मिले नहीं है। मतलब उससे क्लियर हो जाता है कि ये लोग टेम्पल में बिलीव नहीं करते थे या टेम्पल जानते नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ स्टैच्यू की जो है वो वर्शिप करते थे। ओके, आपने कल भी नेक्स्ट लास्ट सेशन में आपने देखा होगा पशुपति महादेव और बहुत सारे मदर गॉडेस की जो है इनके स्टैच्यू फाउंड हुए हैं। तो उससे ये पता चलता है कि टेम्पल तो नहीं बनाते थे, बट स्टैच्यूज के फॉर्म में जो है वो पूजा करते थे। ओके, उसके बाद फिर ओनली वन आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा की सिर्फ एक मूर्ति जो है वो कहाँ से मिली है, मोहनजोदाड़ो से। तो उससे ये पता चलता है कि ये जो है आइडल वर्शिप पे बिलीव करते थे, मीन्स मूर्ति पूजा पे जो है बिलीव करते थे। उसके बाद एनिमल्स की और ट्री की, दोनों की पूजा करते थे। एनिमल्स में किसकी पूजा करते थे? हम्प्ड बुल की, जो अपन देखते हैं ना लॉर्ड शिवा के सामने हमेशा नंदी जी की जो है वो आकृति बनी हुई रहती है, स्टैच्यू बना होता है, तो वही होता है हम्प्ड बुल। ओके, तो उसको मानते थे। और ट्री वर्शिप, पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। ओके, तो वो आज भी प्रेवलेंट है। उसके बाद फिर ओरिजिन ऑफ स्वास्तिक, ऐसा पाया गया है कि स्वास्तिक का जो ओरिजिन है वो उसी टाइम जो है वो ट्रेस हो गया था, मीन्स हड़प्पा सिविलाइजेशन में ओरिजिन ऑफ स्वास्तिक जो है हो गया था। इस बात का भी ट्रेस जो है वो कंप्लीट मिल जाता है। ओके, उसके बाद स्वास्तिक ऐसा दिखता है। तो इसके बाद दोस्तों नेचर ऑफ रिलीजन की बात करें तो ये फेलस वर्शिप, मीन्स लिंग पूजा और योनि पूजा, इसमें बिलीव करते थे। मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो बताया हुआ है। फिर उसके बाद चीफ मेल डीटी, जो इनके मुख्य देवता, डीटी मतलब होता है देवता, तो मुख्य देवता जो मेल देवता वो कौन से थे? पशुपति महादेव। ओके, इनके स्टैच्यू भी कई जगह फाइंड आउट हुए हैं। ओके, उसके बाद लॉर्ड ऑफ एनिमल इनको बोला जाता था, मतलब जानवरों के देवता। ओके, तो ये कौन रहते थे पशुपति महादेव। उसके बाद इनकी फोटो के मतलब इनका जो स्टैच्यू है उसके अराउंड जो है वो कुछ एनिमल्स जो है ये पाए गए हैं इनके स्टैच्यू में। तो वो कौन कौन से हैं? बफेलो, राइनो, टाइगर एंड एलिफेंट। ओके, उसके बाद 2 डियर जो है वो बाजू में बैठे हुए हैं, मीन्स आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे पशुपति महादेव का जो स्टैच्यू है उसके आसपास आपको कुछ जानवर दिख रहे होंगे, तो वो यही है बफेलो, राइनो, टाइगर, एलिफेंट एंड 2 डियर्स। ओके, उसके बाद जो मोस्ट प्रोमिनेंट चीज जो यहाँ पे पाई गई है, फिगरीन ऑफ मदर गॉडेस। ओके, मीन्स जो स्त्री शक्ति है, फिर स्त्री की स्त्रियों की पूजा जो है, जिनको ये माता मानते थे, उनकी पूजा जो है बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी और स्त्री का स्तर जो है वो यहाँ पर बहुत ऊंचा था। ओके, तो जिनको ये क्या मैत्री देवी या फिर शक्ति के रूप में पूजा करते थे। इसी से एक पॉइंट और दोस्तों यहाँ पर ऐड हो जाता है कि इनकी जो सोसाइटी थी, आप ऐसा लास्ट पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं कि इनकी जो सोसाइटी थी, सोसाइटी कैसी थी इनकी? मातृ सत्तात्मक, उसको क्या बोलते हैं? मातृ सत्तात्मक या फिर मैट्रियार्कल। तो सोसाइटी वॉज मैट्रियार्कल। ओके, इस वर्ड का मतलब होता है मातृ सत्तात्मक, मतलब कि माता के हाथ में सत्ता, तो मातृ सत्तात्मक भी इसको बोला जाता है। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, मातृ सत्तात्मक। ओके दोस्तों, तो सोसाइटी इनकी कैसी थी? मैट्रियार्कल। कई बार आपको देखेंगे आगे भी चल के हम जब पढ़ेंगे और जब हम किंगडम्स की बात करेंगे तो वो पितृ सत्तात्मक या पैट्रियार्कल की बात करेगा, तो हड़प्पा जो सोसाइटी थी उनकी सोसाइटी प्रेवलेंट क्या थी? मैट्रियार्कल या मातृ सत्तात्मक सोसाइटी। आप देख ही पा रहे होंगे स्त्री को कितना ऊंचा दर्जा प्राप्त है, स्त्रियों की पूजा होती है। ओके, कई फिगरिन जो मदर गॉडेस के फाइंड आउट है, तो उससे ये पता चलता है। ओके दोस्तों, तो ये था इनका रिलीजियस लाइफ के बारे में। अब बात करते हैं इनकी इकोनॉमिक लाइफ के और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ट्रेड, तीनों ही टाइप के जो है ये इकोनॉमिक जो है इनकी आर्थिक जो व्यवस्था है इन तीनों चीजों पर डिपेंड करती थी। ओके, किस पे? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, और ट्रेड मतलब कि जो दूसरी कंट्रीज थे उनसे क्या करते थे? सामान का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, उसको बोलते हैं ट्रेड। तो ये सारा कुछ प्रेजेंट था। अब देखिए ट्रेड करते किनसे थे? तो इनके साथ में जो है 3 सिविलाइजेशन जो है वो और चल रही थी, मीन्स हड़प्पा सिविलाइजेशन तो इंडिया पाकिस्तान की थी, उसके अलावा फिर जो ईरान, इजिप्ट वगैरह, उसके अलावा भी जो है सिविलाइजेशन चल रही थी, चाइनीज सिविलाइजेशन थी। तो उसके अलावा जो है 3 सिविलाइजेशन कौन कौन सी थी? कंटेम्प्रेरी मतलब साथ में चलने वाली,
मेसोपोटामिया, जिसको बोलते थे सुमेरिया, और सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का वो इन्हीं के साथ होता था, मेसोपोटामिया के साथ। ओके, ये ईरान की थी बेसिकली। ओके, कहाँ की थी? ईरान की। उसके बाद फिर इजिप्ट और चाइना, ये तीनों जो है सिविलाइजेशन हड़प्पा सिविलाइजेशन के साथ जो है वो कंटेम्प्रेरी। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद फिर बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन की। तो क्रॉप में ये कौन कौन से प्रोडक्शन करते थे? क्रॉप एग्रीकल्चर करते थे। राइस का आप देख चुके हैं ऑलरेडी, राइस हस्क जो है वो प्राप्त हुआ था, तो उससे पता चल गया था कि राइस की खेती करना ये लोग जानते थे। उसके अलावा बीट, बार्ली, सीरियल्स और टाइप के अनाज और मस्टर्ड। ओके, ये सारे भी थे जिनकी जो है प्रोडक्शन ये लोग करते थे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट दोस्तों वो है कॉटन। कॉटन का यूज जो है ये लोग समझ गए थे, कॉटन जो है इन लोगों ने प्रोड्यूस कर लिया था। और दो बातें जो है, दो फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों कॉटन के बारे में, कि कॉटन जो है दैट इज फर्स्ट प्रोड्यूस बाय हड़प्पन। तो कॉटन वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय हड़प्पन, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन वालों ने ही कॉटन जो है उसका क्या किया, डिस्कवरी करी या फिर प्रोड्यूस किया था, प्रोड्यूस बाय हड़प्पन। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन पहला सिविलाइजेशन था जिसने कॉटन का यूज जो है वो कर लिया था या प्रोड्यूस कर लिया था। अब इसको मेसोपोटामिया वाले इस कॉटन को जिस नाम से बुलाते थे, मीन्स कॉटन का नाम क्या होता था उनके लिए? सिंडन। ये याद रखेंगे दोस्तों, सिंडन नाम कई बार पेपर में पूछ चुका है। तो कॉटन कैन ऑल्सो बी नोन एज सिंडन विच वॉज यूज बाय मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन पीपल। ओके, तो कॉटन का नाम जो है वो क्या था दोस्तों? सिंडन भी इसको बोलते थे। ओके, ये दोस्तों ये नाम याद रखेंगे, सिंडन used by Mesopotamia। ओके, तो मेसोपोटामिया के लोग कॉटन को किस नाम से जानते थे? सिंडन के नाम से। कॉटन सबसे पहले प्रोड्यूस किन्होंने की थी? हड़प्पा के लोगों ने। क्लियर है दोस्तों? तो ये रहा। और देखते हैं दोस्तों अब ट्रेड के बारे में। ट्रेड में दोस्तों जो इन लोगों का ओशनिक ट्रेड होता था, ओशनिक ट्रेड मतलब ओशन से जो लोग ट्रेड करते थे, हमने देखा था कि जो लोथल गुजरात में था वहाँ पे एक डॉकयार्ड जो है इन्होंने बनाया था, जो कि सबसे एंशिएंट पोर्ट था सिविलाइजेशन का। ओके दोस्तों, तो वहीं से सारे ओशनिक ट्रेड होते थे। और सबसे ज़्यादा ट्रेड किनसे होते थे? मेसोपोटामिया या फिर सुमेरिया के लोगों से। मेलुहा, ये नाम याद रखिएगा, मेलुहा नाम। तो मेलुहा नेम गिवन टू हड़प्पन्स बाय सुमेरियन। मेलुहा नाम जो है हड़प्पन्स को किसने दिया था दोस्तों? सुमेरिया के लोगों ने। क्लियर दोस्तों? तो सिंडन नाम जो था वो कॉटन का था, और मेलुहा नाम जो हड़प्पन्स को मिला था वो किसने दिया था? सुमेरियन लोगों ने। अब इनकी मोड ऑफ इकोनॉमी मीन्स उस समय करेंसी वगैरह का तो बोलना चाहिए कि कुछ एविडेंसेस नहीं मिले हैं, तो उससे ये समझा जाता है कि ये लोग जो फॉलो करते थे वो करते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब होता है दोस्तों गुड्स फॉर गुड्स। आज भी हमारे इंडिया में कई गाँव में या बहुत जो ऐसे गाँव है जहाँ पर अभी करेंसी का जो है अभी तक जो है वो इतना यूज़ जो है पॉपुलर नहीं हो पाया है, वहाँ दोस्तों आज भी बार्टर सिस्टम जो है वो चल रहा है। ओके, बार्टर सिस्टम का मतलब ये होता है गुड्स फॉर गुड्स। मीन्स 1 किलो गेहूं के बदले में 1 किलो दाल लेके चले जाना, 1 किलो चने के बदले में 1 किलो शक्कर लेके चले आना, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ओके, ये आज भी प्रेवलेंट है कई जगह हमारे इंडिया के विलेजेस में। क्लियर है दोस्तों? फिर उसके बाद फिर शाटू भाई और मुंडीगर। दोस्तों ये दोनों नाम याद रखिएगा, शाटू भाई और मुंडीगर के दोनों इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि ये दो इकलौती साइट है कहाँ पे? अफगानिस्तान में। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान तक गई है, तो वहाँ पर दो साइट है, कौन कौन सी? शाटू भाई और मुंडीगर। यहाँ से इनका ट्रेड सेंटर था यहाँ पे। ओके, क्लियर हुआ? फिर उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री की बात हमने की थी, तो शीप, गोट, ऑक्सन, बफेलो और हम्पलेस बुल। दोस्तों ये याद रखिएगा, शीप, गोट, ऑक्सन, बफेलो ये तो नॉर्मल आज भी पशुपालन के रूप में यूज होते हैं। उसके बाद हम्पलेस बुल, ये दोस्तों ये जो है विलुप्त हो गया, जिसको यूनिकॉर्न बोला जाता था। आप लोगों ने कभी कार्टून देखा हो तो उसमें यूनिकॉर्न जो है दिखाता था, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, फोटो आ रही होगी यूनिकॉर्न की, तो यूनिकॉर्न कुछ ऐसा दिखाई पड़ता था। ओके, तो इसको क्या बोलते थे? हम्पलेस बुल। ओके, यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न जो उस समय डिस्कवर कर दिया था लोगों ने, और हालांकि आज तो विलुप्त ही हो चुका है। ओके, उसके बाद दोस्तों जो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लॉयन वाज नॉट नोन टू देम। टाइगर उन लोग जानते थे पर लॉयन को वो लोग नहीं जानते थे, लॉयन उनको नहीं मिला था। कितनी ताजुब की बात है कि लॉयन उस समय जो है उनको नहीं मिला था। क्लियर हो दोस्तों? अब बढ़ते हैं आगे इनकी पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हमारे पास ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस या फिर कुछ ऐसे ट्रेसेस नहीं है कि वहाँ पर किंगशिप हो या फिर कोई ऐसी पॉलिटिकल एंटिटी जो उनको रूल करती हो। बस ऐसा देखा गया है कि जो मर्चेंट क्लास थी, मीन्स जो वहाँ की बिजनेस क्लास थी, मर्चेंट क्लास थी, वही जो है यहाँ से इस सिविलाइजेशन का जो है वो गवर्न करती थी। ओके दोस्तों, जो भी कुछ रूल बनाना या जो भी कुछ एक्ट वगैरह या जो भी इनके जो रेगुलेशंस वगैरह फॉलो करवाने का काम जो है वो कौन करते थे? खुद और खुद मर्चेंट क्लास। कोई भी और पॉलिटिकल ट्रेसेस जो है सिग्निफिकेंट जो है यहाँ पे प्राप्त नहीं हुए हैं दोस्तों। ओके, अब उसके बाद दोस्तों हम देख रहे हैं कि 2500 से लेके और 1750 बीसी तक इस सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, तो आखिर फिर उसके बाद हुआ क्या? लगभग 650 साल का समय था, 650 ईयर्स अप्रॉक्स। उसके बाद फिर क्या हुआ दोस्तों?
इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। डिक्लाइन मतलब कि ये सभ्यता जो है वो खत्म होने के कगार पर आ गई। ओके, खत्म होने के कगार पर आ गई मीन्स कि यहाँ के जो सिविलाइजेशन की चीज़ें जो लुप्त होने लगी धीरे धीरे। ओके, कोई भी चीज़ एकदम से तो होती नहीं है, तो इसका भी जो डिक्लाइन हुआ है, डिक्लाइन के बारे में हम स्पेशली अलग से पढ़ते हैं, और इसका क्वेश्चन जो है कई बार जो है ये पीएससी और अदर पेपर्स में पूछ चुके हैं कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हम देख लेते हैं डिक्लाइन, इनका जो डिक्लाइन कैसे हुआ था वो भी हमारे लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, डिक्लाइन के लिए सबसे पहला रीजन जो माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन हुआ आफ्टर 650 ईयर्स के बाद ऐसा क्या हुआ, तो सबसे पहला जो माना जाता है आर्यन इन्वेजन। मीन्स आर्यों का जो है वो इन्वेजन, आर्यन ने मतलब आर्यों ने इन पर अटैक कर लिया था। ओके, अब आर्यंस जो है वो कहाँ से आए थे, तो हिंदू कुश, आप मैप में देख पा रहे होंगे, हिंदू कुश जो पहाड़ियाँ थी उस समय, हिंदू कुश जो पर्वत था, वहाँ से बोलते हैं कि वहाँ से एक छोटा सा दर्रा था, वहाँ से जो है आर्यंस का जो है वो एंट्री पॉइंट माना जाता है, वहाँ से आर्यंस जो है वो एंट्री लिए थे। ओके दोस्तों, तो आर्यन इन्वेजन बोल सकते हैं। तो सबसे पहली जो थ्योरी है कि जो डिक्लाइन हुआ था वो आर्यन इन्वेजन मतलब आर्यंस का अटैक हो गया था। सेकंड जो है वो माना जाता है कि क्लाइमेटिक चेंज। ओके, क्या हो रहा था, जैसे जैसे क्लाइमेटिक चेंज हो रहा था मीन्स टेम्परेचर बढ़ता जा रहा होगा। ओके, कुछ कमी हो रही होगी, और उसके बाद फिर बोलना चाहिए कि क्लाइमेटिक चेंज होने के कारण जो अब ये जो आप देख ही रहे हैं कि क्लाइमेटिक चेंज होगा तो नदियाँ नाले जो है वो क्या सूख जाएंगे, क्योंकि ये पूरी सिविलाइजेशन जो है क्या है वो नदी के किनारे पे थी। ओके, तो क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण भी हम मान सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो इनका जो डिक्लाइन हुआ है। ओके, फिर उसके बाद फिर अर्थक्वेक, इस क्लाइमेटिक चेंज में हम मान सकते हैं कि अर्थक्वेक आ गए होंगे। ओके, अब ये थ्योरी है दोस्तों कि डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी है कि अर्थक्वेक हो सकता है, या फिर फ्लड आ गया होगा, फ्लड के कारण जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया होगा। ओके, या फिर पॉन्डिंग, पॉन्डिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, ऊपर आ जाना, मतलब इस लेवल, राइज ऑफ द लेवल ऑफ वाटर। ओके, तो अर्थक्वेक, फ्लड या फिर पॉन्डिंग वगैरह रीजन मान सकते हैं। और तीसरा कारण जो माना जाता है वो क्या माना जाता है कि कोई बीमारी फैल गई होगी, स्प्रेड ऑफ डिसीज, मतलब ऐसी कोई बीमारी जिसका कोई लाइलाज बीमारी। ओके, वैसे तो कोई जो नॉर्मल बीमारी होती होगी तो इन लोग इलाज कर ही लेते होंगे, पर कोई एक ऐसी बीमारी जैसे अभी कोविड है हमारे पास, तो वैसे ही स्प्रेड ऑफ एनी डिसीज, ऐसा भी मानते हैं। कई थ्योरी जो है इस पर भी बिलीव करती है, लाइक मलेरिया। ओके दोस्तों, ये सब थ्योरेटिकल है, लोगों को ऐसा ऐसा लगता है कि शायद ये हुआ होगा, शायद ये अपनी अपनी थ्योरी है सबकी, लाइक मलेरिया। ओके, तो एक ये भी माना जाता है। और चौथा जो माना जाता है, एक चौथा जो हम मान सकते हैं कि जो रीज़न है वो ये है कि इन्होंने क्या किया था, सुमेरियन से जो ट्रेड जो है वो बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया था। ओके, अब सुमेरियन मतलब मेसोपोटामिया से जो ट्रेड जो है वो बिल्कुल डिक्लाइन किया था। डिक्लाइन द ट्रेड, डिक्लाइन द ट्रेड फ्रॉम सुमेरियंस। एक थ्योरी से ये भी पता चलता है कि सुमेरियन से ट्रेड जो है वो डिक्लाइन करने के कारण ही माना जाता है कि इनका ग्रेजुअल रूप में जो है क्या होता गया, डिक्लाइन होता गया इस सिविलाइजेशन का। और पांचवा जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा सोच नहीं पाते थे चीज़ों को, मीन्स इनका दिमाग जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता था। ओके, एक ही टाइप की ज़िंदगी थी ना, एक ही जैसे, नो डेवलपमेंट, नथिंग, जितना हो गया है उतने में ही जो है संतुष्ट होकर गुजारा कर लेते थे, आगे कुछ सोचते नहीं थे। ओके, हालांकि अर्बन सिविलाइजेशन थी, बहुत एडवांस पीपल थे, पर उसके आगे ये लोग जो है कुछ एवोल्यूशन जो है वो नहीं कर पाए। तो ऐसा माना जाता है नो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड। ओके, बहुत ही जो है एक टाइप की सोच के जो है ज़्यादा व्यक्ति थे, कुछ एवोल्यूशन नहीं था, फर्दर जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाए। देखिए आप, ट्रेड भी इन्होंने बंद कर रखा था। तो नो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड एक चीज़ तो है, इसको भी जो है वो मान सकते हैं। क्लियर दोस्तों, तो ये 5 कारण जो है माने जाते हैं कि इस सिविलाइजेशन का क्या हो गया था, डिक्लाइन हो गया था। ओके, कौन कौन से, आर्यन इन्वेजन, आर्यनों ने अटैक कर दिया था। अब आर्यंस जो अटैक किए थे तो देखिए हुआ क्या कि इस सिविलाइजेशन का जो अंत हुआ तो आर्यंस का जो है एंट्री हुई। ओके, आगे जाके हम अब आर्यंस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये बेसिकली जो सिविलाइजेशन था ये नॉर्थ साइड था। अब आर्यंस जब आए तो आर्यंस इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, हड़प्पा या वहाँ के पीपल्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जो कि एक्चुअल इंडियन थे, क्योंकि एक्चुअल जो है इंडिया में पाए जाते थे लोग, उनको आर्यंस जो है वो पसंद नहीं करते थे। तो उन लोगों में हमेशा जो है क्या होती रहती थी, लड़ाइयाँ होती रहती थी, हमेशा युद्ध होते रहते थे। अब ये लोग थोड़ा एडवांस थे। ओके, ये लोग थोड़ा आर्यंस जो थे एडवांस थे, तो यहाँ के जो प्रॉपर जो नेटिव पीपल थे वो इनसे फाइट नहीं कर पाते, तो हार जाते थे। तो यहाँ के लोग आर्यंस जो थे वो इंडिया के लोगों को या फिर यहाँ के नेटिव लोगों को स्लेव बना के रखते थे, अपने बाजू में बिठाते नहीं थे, अपने बाजू में जो है दर्जा नहीं देते थे अपने साथ का। ओके, तो ऐसे में हुआ क्या कि यहाँ के जो नेटिव लोग थे वो कहाँ चले जाते गए, साउथ में जाते गए। तो आप देखते होंगे जो भी कुछ आगे हम पढ़ने वाले हैं या जो भी कुछ आपने आगे सुने होंगे जितने भी किंगडम, वो नॉर्थन साइड में या नॉर्थ साइड में ज़्यादा जो है उनका विस्तार या फिर उनका जो है ज़्यादा
डेवलपमेंट हुआ है, साउथ में जो है इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। तो यही लोग जो है, जो हड़प्पा के या फिर और जो आसपास के लोग थे, आर्यन से जब उन पर इन्वेड किया तो वो लोग उनसे फाइट नहीं कर पाए और इसके कारण वो कहाँ चले गए, साउथ में चले गए। क्लियर दोस्तों? तो इसीलिए उनको फिर बोलना जाने लगा क्या, इनको बोलने लगे, मतलब जो ऊपर रह गए, नॉर्थ में रह गए, मीन्स जो लोग नॉर्थ में रह गए, जो लोग नॉर्थ में रह गए उनको क्या बोल दिया गया, आर्यंस। क्लियर दोस्तों? और जो साउथ में चले गए, जो साउथ में चले गए उनको क्या बोल दिया गया दोस्तों, द्रविडियंस। आज भी हम ये पढ़ते हैं ना, द्रविडियन स्टाइल, आर्यन स्टाइल, तो वो यही है बेसिकली। तो नॉर्थ में जो लोग रह गए वो आर्यंस रह गए, मतलब कि जो इन्वेट किए थे लोग यहीं रुके थे। उसके बाद जो नीचे चले गए वो चले गए द्रविडियंस, जो नेटिव इंडियंस थे वो द्रविडियंस साउथ में चले गए। क्लियर दोस्तों? तो ये है कॉन्सेप्ट पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके दोस्तों, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ पर एंड होता है दोस्तों। और कुछ अगर फैक्ट्स आपको लगता है कि कुछ मिस हुए हैं या फिर कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद इंपॉर्टेंट हो या मैं नहीं बता पाया हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वैसे तो बेसिकली जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने सब कवर किया हुआ है। उसके अलावा भी आप जब कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाएंगे और आपको ऐसा लगता है कि कुछ है एडिशनल, तो आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो ये सेशन जो है आज यहीं तक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी यहीं तक था। आगे हम जो बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन की। मीन्स इसके बाद अब कौन सा सिविलाइजेशन आया, अब उसकी बात करेंगे। आपको पता है आर्यंस का जो है इन्वेशन हो चुका था, तो अब इन्हीं के सिविलाइजेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। ओके दोस्तों, तो हड़प्पा यहाँ पे एंड होता है और एंट्री हो जाती है इनकी, आर्यन की। तो अब यहाँ से हम आगे भी बढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट सेशन होगा मेरा वो होगा वैदिक सिविलाइजेशन के ऊपर। ओके दोस्तों, हड़प्पा यहीं तक था। तो आई होप ये जो सेशन है आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो कोई भी वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आपकी स्क्रीन पर सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, तो प्लीज़ आप उसको जो है वो प्रेस कीजिए। ओके दोस्तों, और आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल पर डायरेक्ट नोटिफिकेशन आए किसी भी लेटेस्ट वीडियो का, तो आप बेल आइकन जो है वो एक बार प्रेस कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो